हाँ, तो ये हैं डोमेन्स। सबसे पहले तो हम डोमेन्स देखने वाले हैं। ये डोमेन्स क्या हैं? पहली चीज़ तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं और बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है, मतलब इतना हार्ड तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। सबसे पहले तो हम यहाँ पे चलते हैं डोमेन्स। तो डोमेन्स को ना कैसे याद रखना है? गांधी जी है ना, गांधी जी, तो गांधी जी ने बात की थी 3H की, 3H की बात की थी, जिसमें एक H होता है हेड, यानी कि जो भी हम अपने दिमाग से करते हैं चीज़ें, जैसे कि थिंकिंग है, तो थिंकिंग के लिए दिमाग का इस्तेमाल होता है, तो थिंकिंग हो गया। ठीक है, कोई परसेप्शन है, कुछ परसीव करना है, परसेप्शन बनाना है किसी चीज़ के लिए, ठीक है, या फिर थिंकिंग हो गया, कोई चीज़ को डिफ़ाइन करना है, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, डिफ़ाइन करना है, अंडरस्टैंड करना है, कॉम्प्रीहेंड, इसी का एक और नाम है कॉम्प्रीहेंड, कैसा भी आ सकता है। कॉम्प्रीहेंड करना है, किसी चीज़ को क्रिएट करना है, किसी चीज़ को बनाना है, दिमाग में कुछ चीज़ क्रिएट करनी है, या फिर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सब कुछ इसके अंदर आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह सब कुछ। तो ये 3H जो है ना, उसमें एक H हेड है, जो आपका सोचता है, यानी कि थिंकिंग करता है, परसेप्शन क्रिएट करता है, किसी चीज़ के बारे में डिफाइन करता है, अंडरस्टैंड करता है, कॉम्प्रीहेंड करता है, ये सब कुछ H के अंदर आता है, यानी कि हेड के अंदर आता है, दिमाग के अंदर होता है। अब सेम ही चीज़ जैसे लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया 3H, ठीक है। उसके बाद एक होता है, एक और H होता है, सेकंड वाला H होता है, जैसे मान लो हार्ट के अंदर आता है, यानी कि बच्चों को अगर पढ़ाना है ना, तो जैसे अब पढ़ा था हमने, गांधी जी बताते हैं कि बच्चों को पढ़ाना है तो 3H से पढ़ाओ, यानी कि पहले तो उनके हेड में चीज़ें डालो, उनके दिमाग में चीज़ें डालो, जिससे कि वो थिंकिंग कर सके, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके, किसी चीज़ को कॉम्प्रीहेंड कर सकें, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, क्रिटिकल एनालिसिस कर सकें, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व कर सकें, वो सब दिमाग की चीज़ें हैं। उसी को हम लोग कॉग्निटिव डोमेन कह देते हैं, उसी को हम लोग कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, बस। तो क्वेश्चन यहीं से आएगा कि अगर बच्चा इंटेलेक्चुअली कुछ कर रहा है, कुछ सोच रहा है, बच्चे को कुछ रिमेंबर है, कुछ याद है, कुछ मेमोराइज किया है, तो वो किस डोमेन का पार्ट होगा? तो सिंपल कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट है। इससे ज़्यादा मुश्किल सवाल आता नहीं है। उसके बाद जो हेड वाला, हेड तो हो गया ये, उसके बाद जो ये हार्ट वाला पार्ट है, इसके अंदर आते हैं हमारे अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन का मतलब होता है हमारे सारे इमोशंस आते हैं इसके अंदर सारे हमारे इमोशंस आएंगे, कि कैसे हम अपने एंगर को कंट्रोल करते हैं, कैसे हम गुस्से को कंट्रोल करते हैं, कैसा हम फील करते हैं, कितना ज़्यादा हम दूसरों के साथ एम्पथाइज़ करते हैं, कितना ज़्यादा हम सिंपथाइज़ करते हैं, एम्पथाइज़ करते हैं, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। मतलब कैसा आप सोचते हो, कैसे कोऑपरेट करते हो, कैसे लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हो, कितना ज़्यादा आप उनके साथ प्यार प्रेम दिखाते हो, ये सब कुछ इमोशनल या फिर अफेक्टिव डोमेन में आएगा। और इसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशंस, यानी कि आपके बाकी दूसरों के साथ रिलेशंस कैसे हैं, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर पाते हो, कैसे दूसरों की बातें सुन पाते हो। तो ये 3H के अंदर आता है, यानी कि बच्चों को शिक्षा अगर देनी है ना, तो गांधी जी के हिसाब से 3H के हिसाब से दो, यानी कि उनके दिमाग में शिक्षा डालो, उनको हार्ट की शिक्षा भी दो। हार्ट की शिक्षा का मतलब है कि किसी का दिल ना दुखाए वाली शिक्षा, या फिर कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, गुस्सा आ रहा है तो भी एक सेटिंग में कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपने एंगर को कैसे करना है, कैसा फील कर रहे हो, दूसरों कैसा फील करवा रहे हो, वो सब कुछ अफेक्टिव डोमेन का पार्ट है। फिर जो थर्ड एच जो होता है वो किससे रिलेटेड है? थर्ड एच रिलेटेड है हैंड, यानी कि अगर आपको शिक्षा देनी है तो 3H में दो, जिसमें एक होता है हेड, यानी कि जिसको हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं, उसकी शिक्षा दो सिंपली। और गांधी जी के अनुसार अगर हार्ट है, मतलब दिल की शिक्षा भी देनी चाहिए, इस लेवल पे भी शिक्षा देनी चाहिए, तो ये अफेक्टिव डोमेन हो जाएगा। अफेक्टिव मतलब अफेक्शन, ऐसे समझ लो कि आप कितना ज़्यादा अफेक्शन है आपके अंदर, कितना ज़्यादा इमोशन को आप डील कर पाते हो। और ये जो थर्ड H है, इसको हैंड कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं साइकोमोटर। साइकोमोटर का मतलब है कि आप उनको स्किल की शिक्षा दो। तो 3 डोमेन्स हो गए हमारे। 3 डोमेन कौन कौन से हैं जो अभी हमने यहाँ पे देखे? यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं कि 3 डोमेन से क्वेश्चन आ रखे हैं। कल मैं सारे टॉपिक्स निकाल के ना यही देख रही थी कि कौन कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हुए हैं। तो एक तो ये डोमेन रिपीट हुआ है, एक तो ये कॉग्निटिव है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक बच्चा इंटेलेक्चुअली किसी चीज़ को सोच रहा है दिमाग में, या फिर टीचर ने उससे कोई सवाल पूछा और उसने अपनी मेमोरी से जो उसको याद था 1-2 दिन पहले का उसने बताया। तो ये क्या है? कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट है, जिसमें बच्चे ने थिंकिंग की होगी, रिट्राइव की होगी, इन्फॉर्मेशन को दिमाग में लेकर आया होगा, मेमोराइज कर रखा होगा उसने चीज़ों को, जैसे नंबर हमको याद रहते हैं। तो ये हमारी थिंकिंग से आते हैं, हमारे इमोशन से या हमारे साइकोमोटर से नहीं आते। फिर दूसरा डोमेन है हमारा इमोशनल डोमेन, जिसमें हम कैसे अपने इमोशंस पे काबू पाते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं उसको, ठीक है, दूसरों से कैसे बातचीत करते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन, सबके साथ अच्छा बिहेव रखना, ये इमोशन या इफेक्टिव डोमेन का पार्ट है। फिर आता है साइकोमोटर।
साइकोमोटर का पार्ट है कि आप कैसे किसी चीज़ को, कैसे कोई चीज़, कैसे किसी चीज़, किसी स्किल को आप एक्वायर करते हो। इसके अंदर ना स्किल के बारे में बात होती है, साइकोमोटर के अंदर स्किल के बारे में बात होती है। मोटर का मतलब है गति, यानी कि आप अपने हैंड का मूवमेंट कैसा रख रहे हो, ठीक है, अब मतलब हाथ का काम है, मैनुअली काम है, साइकोमोटर के अंदर यही सब आता है। इसके अंदर क्या होता है, ऐसे स्किल्स होते हैं जिसमें आप सबसे पहले तो आप किसी चीज़ को देख के सीखते हो। इसके अंदर इमिटेशन होती है। जैसे मान लो कि रोटी बनाने का काम है, मान लीजिए, वो भी साइकोमोटर का ही पार्ट है, क्योंकि आप उसमें भी आपके हाथ वगैरह जो हैं वो चल रहे हैं। तो आटा कैसे गूंथना है, ठीक है, पहले आप इमिटेट करोगे, पहले आप देखोगे इस चीज़ को कि हाँ चलो ठीक है, ऐसे दूसरों के देख के सीखोगे, फिर धीरे धीरे आप अपने हिसाब से उसमें मैनिपुलेशन करने लग जाओगे। तो साइकोमोटर के अंदर भी सिंपल क्वेश्चन आएगा कि एक बच्चा जो है वो किसी चीज़ को सीख रहा है, एम्ब्रॉयडरी सीख रहा है या कुछ ऐसा सीख रहा है, वो सब कुछ साइकोमोटर का पार्ट है, क्योंकि उसमें उसके हाथ के स्किल काम आने वाले हैं। तो ये साइकोमोटर का है, बड़ा आसान सा था, यही डोमेन आएंगे। इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं है कि पूछ लेगा, इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन और नहीं बिल्कुल पूछेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर जा सकता है, जैसे कि कॉग्निटिव डोमेन के अंदर क्या क्या होता है। तो कॉग्निटिव के अंदर सबसे पहले तो रिमेंबरिंग होती है कि आप चीज़ों को याद कैसे रख पाते हो, रिमेंबरिंग होती है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंड होती मतलब अंडरस्टैंड हम कर पाते हैं, किसी चीज़ को डिफाइन कर पाते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एनालाइज होता है, सिंथेसाइज होता है, इवैल्यूएशन होता है। उससे बीच में भी एक और चीज़ होती है। सबसे पहले तो रिमेंबर करते हैं आप, ठीक है, किसी चीज़ को याद रख पाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, देन उसके बाद अप्लाई आता है। फिर मतलब जो आपने याद रखा, जो आपने रिमेंबर रखा, जो आपको समझ आया, उसको आप अप्लाई करते हो। फिर आप चीज़ों को कैसे समझोगे, एनालाइज करोगे, उसके बाद आप उसको सिंथेसाइज करोगे, इवैल्यूएशन करोगे। पूछेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना पूछ लेगा कि कॉग्निटिव के पार्ट क्या क्या हैं। तो ये कॉग्निटिव के पार्ट हैं, ये 6 कॉग्निटिव के पार्ट हैं। पहला है रिमेंबर, कि किसी चीज़ को आप हमेशा याद रखोगे। पहली चीज़ तो आप उसको याद रखोगे, वो भी बिना समझे, लेकिन उसके बाद उसके समझने पे फोकस करोगे। जब आपने समझ लिया तो उसको रियल सिचुएशन में अप्लाई करके देखोगे। उसके बाद किसी चीज़ को समझना है तो एनालाइज करके समझो। एनालाइज का मतलब होता है एक बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझो, और उसी जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स में आपने डिवाइड किया है उसको मिक्स करके, सिंथेसाइज करके आप उसको एज अ होल बना लो। आपको वो पूरी बात समझ आ जाएगी। उसके बाद आप इवैल्यूएट कर सकते हो। पूछेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सब पूछ लेगा, अदरवाइज़ बहुत ही जनरल क्वेश्चन होते हैं, जो कि मैंने अगस्त वाले पिछले वाला जो पेपर था उसके अंदर देखा था, तो बड़ा आसान सा ही लगा मुझे, उसमें कुछ ज़्यादा था नहीं वैसा। फिर मैंने एक और चीज़ निकाली थी यहाँ पे, एक सोशलाइजेशन से आता है। सोशलाइजेशन का कोई डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पूछा हुआ है, सिंपल ये पूछा है कि सोशलाइजेशन हमेशा यही पूछता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। 2 क्वेश्चन आए, दोनों ही आसान और फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड थे, जिसमें ये था कि प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है। देखो, सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने घर वालों के पास होता है, अपनी मम्मी के पास होता है, पापा के पास होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके रिलेटिव्स हो जाएंगे। तो मैंने बस यही वर्ड्स देखे हैं इसके अंदर, मैं सिर्फ आज वर्ड्स पे फोकस कर रही हूँ। जैसे प्राइमरी है तो हमेशा फैमिली होगी, फैमिली के अंदर एक और वर्ड आ सकता है, रिलेटिव हो सकता है, इसमें भाई बहन दीदी भैया जो भी हैं वो सब कुछ आएंगे। मतलब सबसे पहला प्राइमरी जो सोशलाइजेशन, बच्चा उठना बैठना जो भी हम कह लो, वो जो सीखता है ना, वो फैमिली के अंदर सीखता है। फिर आता है हमारा नेबरहुड, जिसको हम मोहल्ला भी कहते हैं। एक क्वेश्चन के अंदर मोहल्ला भी लिखा हुआ था तो मैंने मोहल्ला भी डाल दिया। तो एक फैमिली हो सकती है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन का मतलब है कि सबसे पहली जो सोशलाइजेशन होती है, सोशलाइजेशन का मतलब है कि समाज में उठना बैठना, समाज में तौर तरीके सीखना। ये बच्चा कैसे सीखता है, बातचीत करना वगैरह, न किसी को नमस्ते करना, किसी जो घर पे आ जाए तो पानी देना, ये सब हम अपने घर से सीखते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है फैमिली। सबसे पहला प्राइमरी हमारा सोशलाइजेशन हमारी फैमिली करवाती है। फिर हमारा नेबरहुड कराता है, यानी कि हमारा पड़ोस कराता है, या जिसको हम मोहल्ला कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी के अंदर आते हैं बाकी सारे। जैसे जब बच्चा, सीधी सी बात है, बच्चा 3 से 6 उम्र में, 6 साल की उम्र में स्कूल तो जाएगा नहीं। हालांकि कुछ किंडरगार्टन वगैरह हैं वो खुल जाते हैं, या प्ले स्कूल जो होते हैं वो हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा अपने फैमिली के अंदर बिताता है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन सबसे पहला तो घर से शुरू होगा, घर से वो सारे अपने तौर तरीके, अपने कल्चर को सीखेगा। एंड सेकेंडरी के अंदर वो अपना स्कूल, पीयर, मतलब उसके बाद उसका सोशलाइजेशन स्कूल करवाएगा, जैसे कि स्कूल में डिसिप्लिन वगैरह वो सीखेगा। पीयर यानी कि अपने पीयर यानी कि अपने दोस्तों के साथ वो उसका सोशलाइजेशन करेंगे। टीचर, फिर मीडिया, मतलब ये फैमिली के बाद सारे जितने भी है, फैमिली नेबरहुड को छोड़ के सारे जितने भी है ना, वो सेकेंडरी वाले में आते हैं। बस इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि ये सोशलाइजेशन का क्या है, समाजीकरण जिसको हम कहते हैं। सिंपल ये हो गया। ये थ्योरीज हम कल करेंगे। जीन पियाजे की थ्योरी से 2 क्वेश्चंस पूछे, कोलबर्ग की थ्योरी से 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, वाइगॉस्की की थ्योरी से 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। ये आसान है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं बात कर चुकी हूँ, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब है अलग अलग डाइवर्स एरिया में सोचना। ये वही बच्चा सोच पाता है जिसका क्रिएटिव थिंकिंग है, जिसकी क्रिएटिव थिंकिंग है वही बच्चा सोच पाता है।
जाता है। कन्वर्जन का मतलब है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कोई एक सॉल्यूशन निकाल दिया, कन्वर्ट कर दिया, एक सिंगल सोल्यूशन निकाल दिया। ये इंटेलिजेंट बच्चों की निशानी होती है, ये भी हम बात कर चुके थे। फिर एक मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन से बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बताऊंगी, उससे पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि जो एक टीचर है वो एक बच्चे को बोलती है एक टीचर है वो एक बच्चे को बोलती है कि अगर आप तेज़ भागोगे तो मैं आपको टॉफ़ी दूंगी, अगर आप तेज़ भागोगे तो मैं आपको टॉफ़ी दूंगी। तो ये जो टॉफ़ी मिलने वाला है ना, कि बच्चा भागेगा क्योंकि उसे टॉफ़ी मिलेगी, उसे चॉकलेट मिलेगा, या फिर उसे कोई अवार्ड मिलेगा, या फिर उसे कोई गिफ्ट मिलेगा, ये सब कुछ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। 2 तरह के मोटिवेशन होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और एक इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब है, इनका मतलब है अंदर से आना, कि यार मुझे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, मुझे इसलिए अच्छा करना ताकि मैं लाइफ में अच्छा कर सकूं, ये इंट्रिंसिक है। लेकिन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है कि मुझे 10 लोग जो हैं वो बहुत तारीफ़ करेंगे मेरी, और मेरी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ जाएगी, इसलिए मैं ये वाला पेपर क्लियर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, ये बाहर का मोटिवेशन है। अगर बाहरी लोग आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे तो फिर आप ये करोगे भी नहीं। तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, यानी कि जब तक अवार्ड वगैरह मौजूद है तब तक आप मोटिवेटेड हो, अदरवाइज़ मोटिवेटेड नहीं हो। जैसे कि अपने दोस्त को दिखाना है कि देख मैं तुझसे आगे हूँ, या कुछ भी इस तरह का, तो वो तब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगा। तो टॉफ़ी मिलना या कोई अवार्ड मिलना या कोई रिवॉर्ड मिलना लास्ट में, ठीक है, या फिर आपको गुड बॉय कहा जाना, कोई आपको गुड बॉय कह रहा है, कोई आपको गुड गर्ल कह रहा है कि अगर आपने ये काम कर दिया, ये सब कुछ एक्सट्रिंसिक है, ये सब कुछ बाहरी है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि मैं ये इसलिए करना चाहता हूँ या मैं ये इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं लाइफ में अच्छा काम करूँ या मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ और मुझे सोसाइटी में इज्जत मिले, तो फिर ये आप अंदर से आ रहा है आपके, इसलिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, क्योंकि आपको ये करके दिखाना है। तो बस ये मोटिवेशन में 2 ही चीज़ें होती हैं, एक तो इंट्रिंसिक होता है, एक एक्सट्रिंसिक होता है। जेंडर से बहुत ही आसान एकदम क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो स्टीरियोटाइप वाला क्वेश्चन आता है, जिसमें सिंपल ये होगा कि एक जो पिताजी थे वो उन्होंने अपने बेटे को जो है वो कार दे दी, लेकिन अपनी बेटी को वो उसके लिए गुड़िया लेकर आ गए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कैसा बिहेवियर है? तो ये स्टीरियोटाइप है कि आपने बेटी को डॉल थमा दी। क्यों? बेटी भी तो कार चला सकती थी, या कार का यूज़ कर सकती थी, या फिर कार एज अ गेम खेल सकती थी। लेकिन क्योंकि ये सोसाइटी ने आपके दिमाग में डाल रखा है कि लड़का जो है केवल वही कार चलाएगा, या फिर ऐसे जितने भी स्पोर्ट्स वाली चीज़ें होती है वो लड़के खेलेगा, लड़कियाँ जो है मैथ्स में कमज़ोर होती हैं, वो जो है मैथ्स में उनको बहुत टाइम लगता है करने में। तो ये सब स्टीरियोटिपिकल चीज़ें हैं जो कि जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देती हैं। तो एकदम बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो पिताजी हैं वो मान लीजिए लड़की के लिए पिंक कलर की चीज़ ले आए, पिंक कलर की ड्रेस ले आए, लड़के के लिए ब्लू कलर की ड्रेस ले आए, बताओ ये क्या है? तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। या फिर एक टीचर, मतलब ऐसा कोई कथन दे दिया कि एक जो टीचर है उसने कहा कि लड़कियों को ना मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगी क्योंकि उनको मैथ्स में समय लगेगा, लड़के को भी लग सकता है। तो ये स्टेटमेंट जेंडर स्टीरियोटाइपिकल स्टेटमेंट है। बहुत आसान क्वेश्चन आता है, इतना मुश्किल नहीं आएगा। तो ये था मोटिवेशन। सीधा सीधा 1-1, 2-2 मार्क्स, 1-1 मार्क्स दे के जाएंगे, सीधा सीधा ढंग से पढ़ के करना पड़ेगा। तो ये जेंडर वाला हो गया, डाइवर्जन कन्वर्जन थिंकिंग हो गई, ठीक है। ये जितने भी वो है ना मेजर जो 3 वो हैं क्या बोलते हैं थ्योरीज़ हैं, वो कल होंगी, ठीक है। इसके अलावा एक और है, ये मैं भी बस वो बता रही हूँ कि कीवर्ड्स पे फोकस करना है। आज का जो टॉपिक है ना वो कीवर्ड ही है, कि हम कैसे कीवर्ड्स पे ध्यान रखें। कीवर्ड्स अगर आपने देख लिए, पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स पे अगर ध्यान दे दिया ना तो पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, बेशक कुछ ना आता हो। फिर आता है इंक्लूसिव एजुकेशन में, सिंपल है कि कभी भी ना इंक्लूड करना है हमेशा, ठीक है। इंक्लूड वाले पे टिक करना है, एक्सक्लूड कभी नहीं करना हमें बच्चों को, ठीक है। उनको किसी अलग क्लासरूम में नहीं पढ़ाना, उनको ये नहीं कहना। मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि बच्चों को आप इंक्लूड करो, ठीक है। उनको भी आप पढ़ाओ, सेम क्लास में पढ़ाओ, सेम चीज़ें पढ़ाओ, उनको इग्नोर कभी भी मत करो। तो ऐसे ना बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे जो एलिमिनेशन मेथड से बहुत अच्छे से हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना लिखा भी है वर्ड्स लाइक, वो कौन से वर्ड्स हैं जो अच्छा आंसर दे के जाएंगे, तो वो यहाँ पे लिखा है। मतलब एक ना हमें पॉजिटिव आंसर चूज़ करना पड़ता है। अगर हमें एक पॉजिटिव आंसर चूज़ करना है तो पॉजिटिव आंसर की क्या क्या विशेषता होंगी वो मैं बता रही हूँ। जैसे वर्ड्स आएंगे फैसिलिटेटर, जो टीचर है वो एक फैसिलिटेटर है। डिक्टेटर आ जाए, ऑटोक्रेटिक आ जाए, या फिर जो टीचर है वो एक्टिव है लेकिन बच्चे जो हैं पैसिव हैं, ये सारे नेगेटिव हैं, ये सारी नेगेटिव चीज़ें हैं। टीचर एक्टिव होनी चाहिए पर बच्चा भी उतना ही एक्टिव होना चाहिए। टीचर के एक्टिव होने से कुछ नहीं होगा, टीचर को थोड़ी लर्निंग करनी है, लर्निंग तो बच्चे की होगी ना। तो वर्ड्स अगर आ जाएँ फैसिलिटेटर तो अच्छा है, पॉजिटिव आंसर है। एक्टिव पार्टिसिपेंट होना चाहिए बच्चे का इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन, बच्चा खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करे। कंस्ट्रक्ट का मतलब है खुद नॉलेज बनाए। अब देखो बच्चा खुद नॉलेज कैसे बनाएगा, जैसे मुझे बच्चे को ये सिखाना है कि बच्चों जो
पंखुड़ियाँ होती हैं ना, जैसे मान लो फ्लावर की जो एक फूल होते हैं, फूल की अलग अलग पंखुड़ियाँ होती हैं, मैं उनको गार्डन में ले जाऊँ और फिर मैं उनको बोलूँ कि देखो ये आप सारी पंखुड़ियों को देखो, तो बच्चा खुद ही नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा, बजाय कि मैं उनको ये सब बताऊँ। मैं उनको लेके ही जाती हूँ और फिर जब वो सारा कुछ देख लें, फिर मैं उनसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ क्या तुम्हें गुलाब या जो भी फूल हैं उनकी अलग अलग पंखुड़ियाँ दिखी, क्या तुम्हें उनके लीव्स में कुछ कलर चेंज दिखा, या सबके जो है सारी की सारी पत्तियाँ जो है वो हरी हैं। तो सारी पत्तियाँ हरे हरे के भी शेड्स होते हैं अलग अलग, कुछ येलो भी होंगी। तो सब पत्तियाँ सब एक जैसे पैटर्न्स की नहीं होती, सब पत्तियों में अलग अलग पैटर्न होते हैं, और कुछ में तो पत्ती भी नहीं होती हैं, कुछ में तो केवल वो किट जो ऐसे जो जिनको हम थॉर्न कहते हैं वो सब निकले होते हैं, कांटे निकले होते हैं। तो सब कुछ अलग है। तो कहने का मतलब है कि रियल लाइफ एग्जांपल्स दो। तो जिन भी वर्ड्स में पॉजिटिव आंसर मैं बता देती हूँ कौन कौन से होंगे, जिसमें फैसिलिटेटर आ रहा हो, एक्टिव पार्टिसिपेटेड नॉलेज आ रहा हो, प्रोग्रेसिव एजुकेशन आ रही हो जो आगे बढ़ती हुई एजुकेशन हो, सेल्फ असेसमेंट हो जिसमें टीचर खुद भी, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बच्चे का ही असेसमेंट होगा, जिसमें टीचर अपना सेल्फ असेसमेंट करे। जैसे ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन ही मैं कहूँगी कि क्वेश्चन आता है कि बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे? बच्चे को स्कूल से निकाल दोगे, बच्चे को उसके पेरेंट्स से कंप्लेन करोगे, प्रिंसिपल के पास जाओगे, या फिर अपनी अप्रोच को सुधारोगे? अपना टीचर अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट करेगी कि मैंने ऐसी क्या कमी छोड़ दी कि बच्चे को नहीं आया। तो ऑब्वियस सी बात है सेल्फ असेसमेंट करेगा टीचर खुद। और अच्छे वर्ड्स कौन कौन से? डाइवर्सिटी, क्लास में अच्छी डाइवर्सिटी होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन की भी निशानी है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर वो वाला आप टिक करोगे जिसमें डाइवर्सिटी की बात हो कि हाँ आप डाइवर्स बच्चों को इग्नोर नहीं करोगे, डाइवर्सिटी को इग्नोर नहीं करना है, डाइवर्सिटी को एक अच्छे तरीके से लेके चलना है, मतलब एक अच्छी बात माननी है डाइवर्सिटी को। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसका ध्यान रखना, इवैल्यूएशन है ना, सेल्फ टेस्टिंग जिसमें टीचर अपने आप को खुद टेस्ट करे, बच्चा अपने आप को खुद टेस्ट करे, वो भी अच्छी चीज़ होती है सेल्फ टेस्टिंग। ये अच्छे वर्ड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे वर्ड्स हैं, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। इसके अलावा और भी पॉजिटिव वर्ड्स हैं, हाँ इसके अलावा और भी पॉजिटिव वर्ड्स नीचे की तरफ लिखे हुए हैं, जैसे ये रहे, कहाँ गया, हाँ। तो और कौन कौन से पॉजिटिव वर्ड्स, जैसे सेल्फ अवेयर, बच्चे को सेल्फ अवेयर होना चाहिए, ये लिखा है यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड्स, बच्चे को सेल्फ अवेयर होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ क्वेश्चनिंग, अपने आप से क्वेश्चंस पूछने चाहिए, ये भी अच्छा है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम, मतलब ये सेल्फ वाले सारे जितने भी आ रहे होंगे ना ये पॉजिटिव है, मतलब जिसके अंदर बच्चा खुद से सेल्फ को मोटिवेट कर रहा है, सेल्फ मोटिवेटिंग चीज़ें आ रही हैं तो वो अच्छे हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट, मेटाकॉग्निशन के बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा यहाँ पे लिखा है कि वो टॉपिक और ज़्यादा अच्छा होगा, वो वाला ऑप्शन और ज़्यादा अच्छा होगा जिसमें आ रहा होगा कंटेंट रिलेटेड टू रियल लाइफ, यानी कि आप बच्चों को केवल थ्योरी मत बताओ, उनके जितना भी उन्होंने पढ़ा है ना उसको रियल लाइफ से कनेक्ट भी कराओ। तो कंटेंट रिलेटेड टू रियल लाइफ से कनेक्ट होना चाहिए। सोशल कॉन्टेक्स्ट, बच्चे का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, रिफ्लेक्ट ऑन ओन थिंकिंग, अपनी खुद की थिंकिंग पे रिफ्लेक्ट करना, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं कि आपको ना बच्चे को पढ़ाते समय हर चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट, उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना। मतलब ये नहीं कि आप बच्चा कौन से फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आता है तभी आप उसको पढ़ाओगे, ऐसा वाला नहीं कह रही हूँ मैं कह रही हूँ कि बच्चे अलग अलग सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, उसको भी इंक्लूड करना क्लास में। ऐसा ना हो जाए कि बच्चा जो है उसका अलग, मतलब उसका लैंग्वेज डिफरेंट है तो आपने उसको इंक्लूड ही नहीं किया, ऐसा वाला नहीं करना। बच्चे का लैंग्वेज कुछ भी हो, डाइवर्सिटी क्यों ना हो या क्लासरूम मल्टीलिंगुअल क्यों ना हो, आपको उसको इंक्लूड करना है, ठीक है। रिफ्लेक्ट ऑन ओन थिंकिंग, टीचर या जो बच्चा है वो अपनी खुद की थिंकिंग पे रिफ्लेक्ट करे। एनकरेज एक पॉजिटिव वर्ड है, एनकरेज करना पॉजिटिव है। कोलैबोरेशन पॉजिटिव वर्ड है, कोऑपरेशन पॉजिटिव वर्ड है। फीडबैक, जहाँ पर भी फीडबैक की बात होती है वो भी अच्छा है कि टीचर्स को भी और बच्चों को भी फीडबैक मिलना चाहिए। बच्चे को उनके काम के ऊपर जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट वगैरह जो भी पढ़ाई की रही है उससे रिलेटेड फीडबैक मिले, और टीचर को भी फीडबैक लेना चाहिए कि अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है, एक्सेल नहीं कर पा रहा है किसी एक चीज़ में, तो उसको अपनी अप्रोच को ठीक करना चाहिए। अडेप्टेशन, ये भी एक अच्छा वर्ड है। क्लासरूम को मल्टीलिंगुअल रखो। मल्टीलिंगुअल का सिंपल मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो बच्चे को अगर आपने समझाना है ना तो आप उसकी मदर टंग में समझाओ उसको, और कोई सेकंड लैंग्वेज वगैरह यूज़ बिल्कुल मत करो, क्योंकि बच्चा अपनी मदर टंग के अंदर ही अच्छे से सीखेगा। एंड मल्टीलिंगुअल क्लासरूम एक अच्छा क्लासरूम होता है। आप किसी की भी क्या बोलते हैं लैंग्वेज को इग्नोर मत करो। डाइवर्सिटी, यूनिटी, बहुत सारे, ये सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। फिर ना एक नेगेटिव वर्ड्स, अभी नेगेटिव वर्ड्स की भी लिस्ट है मेरे पास। ऐसा कहीं पर भी आ जाना तो टिक मत करना, जैसे कि ये रहा, ये है डिसकंटिन्यूअस। एक दो क्वेश्चन आए थे जिसके अंदर ऐसा था कि अगर आपको बच्चे को इन्फॉर्मेशन देनी है ना तो कैसे दोगे, डिसकंटिन्यूअस तरीके से दोगे? बिल्कुल नहीं। डिसकंटिन्यूअस का मतलब है अनरिलेटेड, तो आप अनरिलेटेड चीज़ें थोड़ी पढ़ाओगे,
ठीक है। आप तो ये चाहते हो ना कि बच्चे की प्रायर नॉलेज बढ़े, मतलब बच्चे ने जो पिछली बार सीखा है, मतलब पिछला जो सीखा है आज के साथ वो कनेक्ट कर पाए। तो वो अनरिलेटेड नहीं होना चाहिए, वो रिलेटेड होना चाहिए। पर अनरिलेटेड जहाँ पर भी आ जाए, डिसकंटिन्यूअस जहाँ पर भी आ जाए, मतलब वो गलत है। ठीक है। जैसे पैसिव नहीं आना चाहिए, पैसिव रेसाइटेशन। पैसिव रेसाइटेशन का मतलब है कि पैसिवली खुद ही पढ़ रहा है, तो बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराओ। पैसिव आ जाए बेकार वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। मेमोराइज करना भी नेगेटिव वर्ड ही है। मेमोराइज का मतलब है बिना समझे बस रट लिया, और रटने के लिए एक और वर्ड है रोट। रटने के लिए एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं रोट मेमोराइजेशन, ये भी बेकार वर्ड है। सेलेक्टिव अटेंशन मतलब अपनी अटेंशन एक चीज़ पे, सेलेक्टिव अटेंशन मैंने इसलिए लिखा था कि अपनी अटेंशन एक चीज़ पे रखना। आपको अलग अलग, आपको हाँ इसमें था मल्टीपल नहीं, मल्टी डिमेंशन रखना पड़ेगा। मल्टी डिमेंशन रखना पड़ेगा, सेलेक्टिव एक चीज़ पे नहीं रखना पड़ेगा। और बच्चे को कभी भी रेडीमेड सॉल्यूशंस मत दो। ठीक है। उनको कहो कि अपने सॉल्यूशंस को खुद ही कंस्ट्रक्ट करे, अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट करे, रेडीमेड नहीं, क्योंकि रेडीमेड हर किसी के लिए फिट नहीं बैठता है। एंड कंपेयर कभी नहीं करना, बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना। मतलब ऐसे ऐसे भी उसके अंदर आते हैं क्वेश्चंस के अंदर, ऐसे भी आंसर्स आते हैं ना, ऑप्शंस आते हैं जिसके अंदर हम कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे कि एक बच्चे का दूसरे के बच्चे से कंपैरिजन करना, या फिर आप असेसमेंट क्यों करते हो, आप मतलब टेस्ट क्यों लेते हो, ताकि हम बच्चे को ग्रेड दे सकें, बच्चे को लेबल दे सकें। ये लेबल ग्रेड प्रोवाइड करना, उनको फर्स्ट सेकंड घोषित करना और बाकी सबको स्लो लर्नर्स करना, ये सब नेगेटिव चीज़ें हैं। बेंचमार्क भी गलत है। स्लो लर्नर को स्लो लर्नर कहना, मतलब अगर ऐसा आ जाए कि बच्चा स्लो लर्न करता है तो उसका आंसर यही होगा कि हाँ हर बच्चा जो है वो अपने अलग पेस पे लर्न करता है। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि आप फास्ट लर्नर्स को ही उन पे ध्यान दो, स्लो लर्नर्स पे ध्यान मत दो, उनको आप इग्नोर करो, तो ये बेकार ही ऑप्शन होगा। अच्छा, एक टीचर को वर्कलोड मैं बहुत बार बार देख रही हूँ, हर ऑप्शन में यही है कि आप बच्चे को असाइनमेंट दे देते हो क्यों, आप बच्चे को प्रोजेक्ट देते हो क्यों। उसका सबसे अच्छा आंसर है कि हम बच्चे को प्रोजेक्ट या असाइनमेंट इसलिए देते हैं ताकि बच्चा खुद से खोजे, यानी कि खुद से वो चीज़ों को डिस्कवर करे, और डिस्कवर करने के बाद वो चीज़ों को खुद ढूंढ करके लिखें। इससे उसकी नॉलेज ही इन्हांस होती है। जबकि एक ऑप्शन में दे देगा कि टीचर का वर्कलोड कम करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि टीचर जो है अपना वर्कलोड कम करने के लिए प्रोजेक्ट देती है, असाइनमेंट देती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो चाहती है कि बच्चा जो है उसको अगर प्रोजेक्ट मिल रहा है तो वो इसलिए मिल रहा है ताकि वो अपना अच्छा आगे डिस्कवर कर सके, नई नई चीज़ें। जो किल पैट्रिक ने कहा था, उनकी जो डेफिनेशन थी, एक बार वो भी देख लेना। बैरियर, हिंड्रेंस, मतलब हिंड्रेंस यानी कि कोई रुकावट पैदा करना, ये सब नेगेटिव होंगे। ठीक है। और अगर ये भी आ जाए ना, लैंग्वेज के ऊपर आता है हमेशा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, कि एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज को सीखने में बैरियर बनती है, ये आंसर नहीं होगा बिल्कुल भी। क्योंकि कोई भी एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज को हमेशा इन्फ्लुएंस करती है, मतलब उसको हमेशा अच्छा इंपैक्ट डालती है, बैरियर कभी क्रिएट नहीं करती। पर ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो वर्कलोड ऑफ टीचर, बैरियर, इग्नोर्ड, मिस्टेक्स। हाँ, एक और क्वेश्चन भी आता है कि टीचर को सबसे ज़्यादा टाइम किस चीज़ पे स्पेंड करना चाहिए, बच्चे के ऊपर ध्यान देने में करना चाहिए या बच्चे की मिस्टेक्स पे ध्यान देना चाहिए। तो बच्चे की मिस्टेक्स पे इतना ध्यान मत दो, मतलब मिस्टेक्स या एरर को आप एनालाइज करो, पर आप उसी के ऊपर अटक गए हो तो वो गलत है। तो बच्चे को आप उस चीज, मतलब एक क्वेश्चन मेरे को ध्यान में आ रहा है, एक क्वेश्चन आता है कि एक बच्चे ने एक सम दिया था, टीचर ने उसको एक सम्स दिया था, कुछ था एडिशन वगैरह का, एंड बच्चे ने गलत कर दिया। तो टीचर क्या करेगा ऐसे में, उसको उसी टाइप के दूसरे सम्स देगा, उसको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए देगा, या फिर वो ये देखेगा कि ये सम्स उसका गलत क्यों हुआ, एडिशन में उसको क्या चीज़ नहीं आई, या सब्ट्रैक्शन या जो भी वो था उसके अंदर क्या चीज़ नहीं आई, उसके ऊपर फोकस करेगा, उसको फिर से दोबारा से समझाएगा, रीटीच करेगा। तो रीटीच वाला आंसर सही होगा। ये नहीं कि उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि एक ऑप्शन तो ये आता है कि वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा क्योंकि ये तो वो हायर क्लास में सीख लेगा। सबसे बकवास वो ऑप्शन, सबसे बकवास ऑप्शन वही होता है। ठीक है। और तो उसको हम टिक नहीं करेंगे। और एक और ऑप्शन होता है शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। इसका मतलब है कि उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, ऐसे वाला भी नेगेटिव होता है। तो एलिमिनेट आराम से किया जा सकता है, एक पॉजिटिव आंसर चूज़ किया जा सकता है सारे नेगेटिव्स में से। और मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स कभी नहीं, मतलब फैक्ट्स को देखो मेमोराइज करना पड़ता है, मैं मानती हूँ। जैसे कि ये गांधी जी जो थे वो कब भारत आए थे, मतलब वो साउथ अफ्रीका वगैरह से 20 दशक बाद, यानी कि 20 डिकेट्स कह रही हूँ, 2 डिकेट्स के बाद, 20 ईयर्स के बाद कब वापस आए थे। ठीक है, मानती हूँ कि 1915 में आए थे, तो ये फैक्ट हमने क्या किया है, याद किया है। लेकिन इसी पे जोर देना नहीं, ये इसी पे जोर देना गलत है। तो मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स गलत है। रोट करना, रोट रिहर्सल एक न्यू वर्ड है। रोट रिहर्सल का मतलब ये है कि रटने के लिए बार बार आप एक लाइन को 2-2 3-3 बार रिहर्स कर रहे हो, एक 2-2 3-3 बार बोल रहे हो, तो ये भी रोट
ही है, ये भी रटना ही है, ये कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ये तो थे पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है। एक मिनट, अब मैं इसको बता देती हूँ क्या क्या था। एक तो ये नेगेटिव वर्ड्स हो गए, ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड्स थे कुछ। हाँ, एक क्रिटिकल थिंकिंग भी एक अच्छा वर्ड है, जहाँ हाँ यहाँ पे लिखा है अच्छे वर्ड्स में, देखो सेल्फ अवेयर, सेल्फ क्वेश्चनिंग, ठीक है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अच्छे वर्ड्स हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब अपने बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। आप अपने लिए सेल्फ अवेयर होने चाहिए, सेल्फ से क्वेश्चन करो, बार बार अपने आप से क्वेश्चन करो। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है अपनी वर्थ को पहचानो कि आपकी कितनी वर्थ है। कहने का मतलब है कि आपकी कितनी वैल्यू है, आप उस चीज़ को पहचानो, दैट इज सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि अब आप उससे इन सेल्फ एस्टीम, रिस्पेक्ट वगैरह से बहुत ऊपर चले जा चुके, अब आप कुछ और करोगे, देश के लिए कुछ और करोगे, सोसाइटी के लिए कुछ और करोगे, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। मेटाकॉग्निशन का मतलब है आप क्या जानते हो, ये भी है, आप अगर जानते हो कि आप क्या जानते हो, सो दैट इज़ मेटाकॉग्निशन, इसको छोड़ दो अभी। लेकिन इसके अलावा है कंटेंट रिलेटेड टू रियल लाइफ वर्ड, मतलब आप कंटेंट को, जो भी आपने पढ़ा है थ्योरी को, प्रैक्टिस में लेकर आओ, है ना, रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करो। अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं ये। सोशल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान देना चाहिए। अपनी थिंकिंग के ऊपर रिफ्लेक्ट करो, देखो कि आप अच्छी दिशा में सोच रहे थे, अच्छी पॉजिटिव चीज़ या अप्रोच के साथ सोच रहे थे या नहीं। अपने आप को एनकरेज करो। कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव बहुत अच्छे अच्छे हैं ये। अगर किसी भी वर्ड उसमें आ जाए, मतलब ये सारी चीज़ें ना अगर किसी भी ऑप्शन के अंदर आ जाए, दैट मीन्स वो ऑप्शन आपको नंबर दे के जाएगा ही जाएगा। फीडबैक है, अडाप्टेशन है, मतलब बच्चे अपने आप को जल्दी से चीज़ों के साथ अडाप्ट कर लेते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अपने मतलब एडजस्ट कर लेना, अडाप्ट कर लेना अच्छी चीज़ें हैं। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम होना चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी को इग्नोर नहीं करना, डाइवर्सिटी को इंक्लूड करना है। यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को मानो, यूनिटी भी अच्छी चीज़ है। रिफ्लेक्ट करना, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। ये टैनग्राम मैंने कुछ वो मैथमेटिक्स के लिए लिखा था, वो दो बार रिपीट हुआ था, तो ये अलग से मैथमेटिक्स का पढ़ लेना। लेकिन जो अवॉइड करने वाले वर्ड्स हैं वो क्या बताए थे, हाँ, और भी वर्ड्स हैं जो और भी वर्ड्स हैं जो अच्छे वर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं ना, कहाँ गए, हाँ ये रहा। और भी अच्छे वर्ड्स हैं जैसे एक्टिव पार्टिसिपेशन, फैसिलिटेटर, है ना, नॉलेज का खुद का कंस्ट्रक्शन करना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, सेल्फ असेसमेंट, डाइवर्सिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अपना इवैल्यूएशन करो, सेल्फ टेस्टिंग करो, ये अच्छे वर्ड्स हैं। और बुरे यानी कि अवॉइड करने वाले वर्ड्स एक और बार देख लो। अच्छा हाँ, इसके साथ एक छोटा सा डिस्क्लेमर यही है कि देख लेना कि उसने पूछा क्या है। उसने पूछा है नॉट करेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है, एक बार ये देख लेना कि इनमें से जो सही हैं तो सही मांग रहा है, सही पूछ रहा है तो पॉजिटिव वर्ड्स देखो, और नॉट करेक्ट का मतलब है सही नहीं है, गलत है, तो अवॉइड करने वाले वर्ड्स को देखो। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, हमेशा इन चीज़ का ध्यान रखना। अगर वो पूछा जाए कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट नहीं वाला जो होगा ना, उसके अंदर भर भर के अवॉइड करने वाले वर्ड्स होंगे, और जो करेक्ट होगा उसमें पॉजिटिव वर्ड्स होंगे। बस इतना देख लेना है, ऐसा कैसा भी पूछ सकता है वो, ठीक है। फिर आता है डिसकंटिन्यूअस, यानी कि कोई चीज़ अनरिलेटेड हो, डिसकंटिन्यूअस हो। अच्छा, एक और चीज़ लिखी कंपीटिंग, कंपटीशन भी हमने नहीं करना है, इट शुड बी अ हेल्दी कंपटीशन, बट कंपीटिंग करना भी बेकार है, अपने पीयर के साथ कंपीट करना ये भी गलत है। पैसिव, पैसिव नहीं आना चाहिए, वो अवॉइड करने वाले मतलब अवॉइड करने वाला सेंटेंस होगा पैसिव रेसिटेशन, मेमोराइज, रोट, सेलेक्टिव अटेंशन, रेडीमेड सॉल्यूशन, कंपेयर करना, बेंचमार्क सेट कर देना, स्लो लर्नर्स, है ना, वर्कलोड। देखो स्लो लर्नर्स को इंक्लूड करो, ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि यू नीड टू इंक्लूड स्लो लर्नर्स। लेकिन अगर ये नेगेटिव सेंस में लिखा है कि स्लो लर्नर्स को जो है इग्नोर कर दो, उनको दूसरी क्लास में भेज दो, तो ये गलत है, ठीक है। वर्कलोड ऑफ टीचर का कोई लेना देना नहीं है इसका। बैरियर, हिंड्रेंस, इग्नोर शब्द का इग्नोर करो, मतलब वो करेक्ट पूछ रहा है तो उसको इग्नोर करो। एंड मिस्टेक्स शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, इसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा हायर क्लास में पढ़ लेगा। आप बच्चे को अभी पढ़ाओ, अगर उसके सिलेबस में है तो हायर क्लास का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, रोट, रिहर्सल, ये सारे के सारे अवॉइड कर देने वाले शब्द हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव शब्द हमने देख लिए, नेगेटिव शब्द हमने देख लिए, वर्ड्स हमने देख लिए, साथ में हमने क्या देखा था, डोमेन्स भी चेक कर लिया, ठीक है। और अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है डोमेन वगैरह के ऊपर, एक मिनट, हाँ डोमेन वगैरह के ऊपर भी आता ही है, जैसे ये रहा डोमेन हो गया, है ना, कॉग्निटिव, इमोशनल, ये साइकोमोटर जो हमने अभी गांधी जी के हिसाब से पढ़ा, सोशलाइजेशन हो गया, थ्योरीज कल देखेंगे, डाइवर्जन वगैरह हो गया ये वाला। अब एक और है एक ये वाला है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और ये लर्निंग डिसेबिलिटी में बार बार मैं पता है क्या देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ तो हार्वर्ड गार्डनर के ऊपर आ रहे हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस के, अलग अलग इंटेलिजेंस होती है। इनका कहने का मतलब ये है कि इंसान के पास केवल एक तरह की इंटेलिजेंस नहीं है, यानी कि अगर वो मैथमेटिक्स में अच्छा है तो दैट मीन्स वो हर चीज़ में अच्छा है,
ये नहीं है, ये कह रहे हैं कि टोटल 8 टाइप की इंटेलिजेंस होती है, 8 प्रकार की इंटेलिजेंस होती है, मतलब 8 चीज़ों में इंसान अच्छा हो सकता है, ठीक है। जिसके अंदर बहुत सारा था, जैसे कि लॉजिको, मैथमेटिक एंड लॉजिको में अच्छा हो सकता है, दैट मीन्स वो मतलब जिसके अंदर मैथमेटिक्स वाली क्षमता है, जो लॉजिक्स पे फोकस कर सकता है, मैथमेटिक्स अच्छा, उसके पास मैथमेटिको एंड लॉजिकल वाली इंटेलिजेंस होगी। जो बोलने में अच्छा है, जो वर्ड को बहुत अच्छे से प्ले कर पाता है, वर्ड्स प्ले करने का मतलब है जैसे कि शशि थरूर का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, बहुत अच्छे अच्छे इंग्लिश के वर्ड्स उनको पता होते हैं, तो उनके अंदर किस तरह का है, उसमें उनमें लैंग्वेज का है, मतलब लैंग्वेज इंटेलिजेंस है। लैंग्वेज इंटेलिजेंस के लिए क्या लिखा था, इंटरपर्सनल लिखा था शायद, नहीं, लैंग्वेज के लिए कुछ और था, वो देखना पड़ेगा। 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस पता चल जाएगा। जो इंसान स्कल्पचर है, वो स्कल्प बना देता है, कहने का मतलब है बहुत सारे वो क्राफ्ट का काम कर देता है, या इंटीरियर डिज़ाइनर है, ये सारे स्पाशियल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं, जो अपनी बॉडी को अलग अलग उसमें फ्लेक्सिबिलिटी में मूव कर लेते हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक में आते हैं, ठीक है। हाँ, सो मैं क्या बता रही थी, हाँ, जो हाँ, तो अलग अलग इंटेलिजेंस होती हैं। तो इसमें क्या था, मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंदर क्या था कि अलग अलग चीज़ें थी, जैसे कि मैथमेटिकल वाली अलग होंगी, ठीक है, स्पाशियल इंटेलिजेंस अलग होगी, फिर मैंने बॉडीली काइनेस्थेटिक तक पहुंच गई थी, इंटरपर्सनल बता दिया था। इंटरपर्सनल मतलब जो दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत कर पाए, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। एक इंट्रापर्सनल भी होती है कि आप अपने आप को कितना अच्छे से जानते हो, तो वो हॉवर्ड गार्डन वाला पढ़ लेना, बहुत आसान है, 1 मार्क्स दे के जाएगा फालतू का। फिर आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आपको ख्याल रखना है कि इंसान जो है हर इंसान सेम तो होते नहीं है, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उनके थॉट प्रोसेस में, उनके थिंकिंग में, उनकी बिलीव में, हर चीज़ में। फॉर्मेटिव समेटिव मैं बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ, तो उसको देख के जाना। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी करा चुकी हूँ, वो भी देख के जाना, बहुत आसान है। आजकल जो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं ना, वो डिसलेक्सिया है, मतलब डिसलेक्सिया तो इन लोगों का फेवरेट है, सीटेट का फेवरेट है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है, मैंने गलत लिख दिया, हाँ, डिसलेक्सिया में क्या है, डिसलेक्सिया के अंदर क्या है कि इसमें रीडिंग डिसऑर्डर होता है, बच्चा जो है वर्ड्स को नहीं पढ़ पाता अच्छे से। एंड डिसग्राफिया भी पूछा जा रहा है कि जिनको वर्ड्स लिखने में दिक्कत आती है, जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती, डिसग्राफिया हो जाएगा। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन नहीं कर पाता, डिसकैलकुलिया हो जाएगा। एंड एक ऑटिज़म बार बार पूछ रहा है। ऑटिज़म होता है जिसमें हम सोशली बात नहीं कर पाते, हमारी इंटर पर्सनल रिलेशंस अच्छे नहीं होते, मतलब मैं अपनी बात नहीं कह पाती, आपकी बात सुन नहीं पाती, मुझे सोशल कम्युनिकेशन करने में बहुत दिक्कत होती है, मतलब बातचीत करने में बहुत दिक्कत होती है, कम्युनिकेट करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। सोशलाइज़ नहीं हो पाती मैं लोगों से, मतलब ये मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि जिनको भी ऑटिज़म है, जिन बच्चों को भी, वो सोशलाइज़ नहीं हो पाते अपने दोस्तों तक से, मतलब जो आपके सेम ग्रेड के हैं उनसे भी बात नहीं कर पाते, तो ये ऑटिज़म है। दूसरा गिफ्टेड चाइल्ड के ऊपर आता है। गिफ्टेड चाइल्ड मतलब कौन होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड के साथ हमको ना, एक तो उनको मोनोटोनसली एक ही चीज़ नहीं करवानी चाहिए, उनको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, इनको तो चैलेंजेस दो भर भर के। तो गिफ्टेड चिल्ड्रंस अलग अलग की कैटेगरी होती है, इसमें ज़्यादा इंटेलिजेंट वाले भी होते हैं जिनको पहले से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आप उनको और चैलेंजिंग भरा काम दो, ठीक है, और थोड़ा फास्ट सीखते हैं, थोड़ा जल्दी सीखते हैं, यही सब आता है। एक ग्रुप है, ग्रुप के बारे में भी आता है। एक ग्रुप के दो चीज़ें पूछी गई थी, एक तो हेट्रोजेनस, ठीक है, एक हेट्रोजेनस पूछा था, एक होमोजेनस पूछा था। होमोजेनस ग्रुप क्या है एंड हेट्रोजेनस ग्रुप क्या है। देखो, हेट्रोजेनस ग्रुप वो है जिसमें अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, और अलग अलग ग्रेड के भी हो सकते हैं, बट अलग अलग एबिलिटी वाले होते हैं, स्लो भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ने वाले भी होते हैं। एक होमोजेनस होते हैं जिसमें सेम एबिलिटी के बच्चे होते हैं। सेम एबिलिटी के बच्चे हैं, दैट मीन्स मैथ्स में बेकार हैं सारे, तो मैथ्स में बेकार हैं, मतलब मैथ्स अगर अच्छी नहीं है तो सारे उस ग्रुप में वही हैं। एंड हेट्रोजेनस का मतलब है कि मैथ्स में अच्छे वाले भी हैं, बेकार वाले भी हैं, किसी का लैंग्वेज अच्छा है, किसी का मेमोरी वाला अच्छा है, पावर अच्छा है, तो ये हेट्रोजेनस ऐसा होता है। तो कौन सा ग्रुप ज़्यादा बेस्ट है, हेट्रोजेनस वाला। इन मतलब सब दोनों ग्रुप्स की अलग अलग होती है, बट हेट्रोजेनस ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चे हैं, तो सीखने को ज़्यादा मिलेगा। होमोजेनस में फिर एक ही जैसी चीज़ें ही आप सीख पाओगे, एक ही जैसा काम आप कर पाओगे, बस इतना ही था। और मुझे लगता है कि इसमें पॉजिटिव वर्ड्स एंड नेगेटिव वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव वर्ड्स एंड नेगेटिव वर्ड्स देख के जाना, कौन से पॉइंट्स को इग्नोर करना है, किन को इग्नोर नहीं करना, वो सब देख के जाना। और ये गांधी जी का हेड, हार्ट एंड हैंड वाला मैंने बता ही दिया था। और ये क्या था, इसके अंदर भी कुछ है शायद से,
हाँ, इसमें तो ये तो मैं कल ही करवाऊंगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये ना वो है, क्या बोलते हैं, ये थ्योरीज़ हैं, जैसे ली वाइगेट्स्की की थ्योरी है, और जो प्याजे हैं उनकी थ्योरी में ट्रांसडक्टिव पढ़ के जाना, एनिमिस्टिक पढ़ के जाना, सेंट्रेशन पढ़ के जाना, ठीक है। ली वाइगेट्स्की की थ्योरी में ये इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच, ये सब कल होगा वैसे तो। ये ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है, हाउ टू अप्रोच एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी कल ही बताऊंगी मैं। एक सबसे ज़्यादा चल रहा है ये प्रॉक्सिमो डिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डल, और असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो जिनको आज ही पढ़ना है तो वो ये सब टॉपिक्स निकाल निकाल के पढ़ सकते हैं। इनसे आ रहा है पूरा, इनसे ही आ रहा है पूरे 30। अगर इतना भी कर लिया ना तो मतलब 20 से 25 तो कहीं नहीं गया, और अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है तो सिंपल सी बात है, हो ही जाएगा। बट 20 से 25 तो यार आने ही चाहिए, इसको देखने के बाद तो आने ही चाहिए। मतलब कैसे जो भी पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं सारी थ्योरी बेस्ड आती हैं, मानती हूँ। कम से कम 10 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड होंगे, क्योंकि जीन प्याजे से ना 2 से 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं, बाकी सारे जर्नल हैं। जैसे जेंडर से एक आ रहा है, सोशलाइजेशन से आ रहा है, वो तो फ्री के नंबर्स हैं। ली वाइगेट्स्की से 2 क्वेश्चंस मान लेते हैं, ठीक है। एंड जो कोलबर्ग था उससे 2 क्वेश्चंस हैं, जीन प्याजे से 2 क्वेश्चंस, बस जो थ्योरी है ना उनसे बस 6 से 7 क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर इनको छोड़ भी दिया जाए, ठीक है, वैसे तो छोड़ेंगे नहीं, इसे कल करेंगे, एकदम जो क्रक्स है वो पढ़ लेंगे। बट अगर इन 7 क्वेश्चंस को छोड़ भी दिया जाए तो बाकी के 30, बाकी मतलब 30 में से 7 हटा दो, बाकी के क्वेश्चंस तो हो पाएंगे ना। वो तो जनरल है, कुछ जेंडर से आ रहे हैं, कुछ सोशलाइजेशन से आ रहे हैं, ठीक है, कुछ मोटिवेशन से आ रहे हैं। 3 मार्क्स तो यहीं हो गए, ठीक है। सोशलाइजेशन से 2 पूछा हुआ था तो चलो 4 मार्क्स तो यही हो गए। इसके अलावा भी इतना जो पढ़ा कि पॉजिटिव वर्ड्स क्या है, नेगेटिव वर्ड्स क्या है, आसान ही है, आसान है। और ये सेम चीज़ अप्लाई होती है इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, एंड उसमें भी, क्या बोलते हैं, ईवीएस में भी, उसमें भी अप्लाई होती है। पॉजिटिव चीज़ें देखो, मतलब अगर देख लिया जाए तो पॉजिटिव चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो हो जाएगा फिर, मुझे ऐसा लगता है। तो ये करो तब तक। उसके अलावा ना कल फिर थ्योरीज़ देखेंगे, ठीक है। कल कौन कौन सी थ्योरीज़ देखेंगे, कल एक तो प्याजे का थ्योरी देख लेंगे, एक प्याजे का थ्योरी देखेंगे, एक वाइगॉट्स्की का थ्योरी देखेंगे क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, एंड एक कोलबर्ग का थ्योरी देखेंगे, ठीक है। एक ये 3 देख लेंगे। उसके अलावा ये सारे पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स मैंने बता ही दिए हैं, बस इसको कर लोगे तो हो जाएगा बहुत अच्छा सा। और हर चीज़ में हेल्प करेगा ये, मतलब 15 मार्क्स की पेडागॉजी में, तीनों के 15 मार्क्स की पेडागॉजी में, मैथ्स की भी, मतलब उसमें खैर और भी थोड़ा सा चाहिए, पर अगर एक बार मान के चले तो ये जैसे इंग्लिश का पेडागॉजी है, ठीक है, और ये मैथ्स का पेडागॉजी है, हिंदी का पेडागॉजी है, ईवीएस का पेडागॉजी मान लो, ठीक है, और ये सीडीपी तो है ही पूरा। इसको छोड़ के 15 ये जो मतलब 60 मार्क्स है ना, इसमें से कम 40 की तो पॉजिटिव और नेगेटिव से बन जाएगी बात, 40 तो पॉजिटिव नेगेटिव से बात बन जाएगी। उसके बाद इसकी तो 30 सीडीपी है ही, इसमें से 10-20 क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो मतलब हो जाएगा। अगर पॉजिटिव देख लिया जाए, नेगेटिव पॉइंट्स मतलब नेगेटिव वर्ड्स एंड पॉजिटिव वर्ड्स का एक दिमाग में बन जाए कि अच्छा इनको इग्नोर करना है, किसको कैसे, या फिर एलिमिनेट कैसे करना है, सबसे बेस्ट आंसर कैसे चूज़ करना है, तो जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और बच्चे के हित में होगा ना वही होगा बस आंसर। सिर्फ इतना देखना था और कुछ नहीं देखना, बाकी थ्योरीज कल करते हैं। चलो।